हाँ जी। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज बेसिकली 4 in 1 सेशन, डिवीजन सेशन है फॉर सीएसएस 2025। 4 in 1 का मतलब ये है कि पाकिस्तान अफेयर से, करंट अफेयर से, IR2 में भी टॉपिक्स कुछ इसके हेल्प करेंगे। कल हमने टॉपिक किया था वो पॉलिटिकल साइंस 2 एंड IR2 एंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। एंड दिस इज लास्ट फ्री क्लास। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया हुआ वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। 70% आपकी प्रिपरेशन है। तो आप जो है सेशन ज्वाइन कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा आपकी 70% है या 50% या 30% है। वो आइडिया हो जाएगा मुझे थ्रू एवेल्यूएशंस। क्योंकि ये सेकंड क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिएंटेशन क्लास है, ये दिस इज अ रेगुलर क्लास, लेकिन ये फ्री क्लास है। कल जो है वो सेशन फ्री की कोई भी क्लास नहीं होगी। कल 26 अमेंडमेंट हमने पढ़ना है। 26 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुमारो वी विल कवर द 26 अमेंडमेंट। सो इम्पोर्टेंट नोट, दिस सेशन जो है, जो हमारा ये सेशन है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। 18th अमेंडमेंट आज हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज, आईएमएफ, इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी एरियाज। कल हमने एक फॉरेन पॉलिसी एरिया हमने कवर की। साउथ एशिया की पूरी पॉलिटिक्स हमने कल डिस्कस की है। इसी तरह से यूरोप की पॉलिसी या यूरोप की पॉलिटिक्स हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से मिडिल ईस्ट में सऊदी ईरान डील वो भी कवर करेंगे। मिडिल ईस्ट में इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट वो भी डिस्कस किया जाएगा। ग्लोबल इश्यूज जो हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। ये जो टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर्स में तो हेल्प करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। पाकिस्तान अफेयर्स में भी, IR2 एंड पॉलिटिकल साइंस 2 में भी आपको हेल्प करेंगे। मोर ओवर, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा सेशन होता है ना, वो होता है एवेल्यूएशंस। पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपने। आप चाहे स्कॉलर बन जाओ ना, लिखना नहीं आता कोई भी फायदा नहीं है। गो होम, छोड़ दो फिर। गो होम। आज ही मैंने एक स्टूडेंट को फेल किया। बड़े अच्छे उसके कॉन्सेप्ट्स थे, टॉप नॉच कॉन्सेप्ट्स, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है ना पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहे थे, सीधा क्रॉस। जो इस सेशन में एवेल्यूएशन होगी ना, उसमें उसमें ना सिर्फ मैं आपकी ग्रामर उसमें देखूंगा, बल्कि आपके आर्ग्यूमेंट्स भी देखूंगा कि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या है। मेरे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे, सीधा सीधा नहीं पूछता मैं कि डिफाइन या व्हाट इज, नहीं। ओपिनियन बेस्ड होते हैं। ओपिनियन आपका क्या, आपका ओपिनियन क्या है बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप क्या सोचते हैं। बीइंग अ सिविल सर्वेंट आप क्या सोचते हैं। इस तरह से होते हैं, जो कि अभी एग्जाम में यही पैटर्न चल रहा है। आपका ओपिनियन ही दिया जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है। तो पेपर अटेंडिंग टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवेल्यूएशंस, इसमें एवेल्यूएशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। फ्राइडे को फर्स्ट असाइनमेंट में असाइन कर दूंगा आपको। और जो ये अकेडमीज वगैरह जो बर्बादी के टिक मार्क्स होते हैं ना, सब सही है, सब ठीक है। वेरी गुड के चक्कर में पता चलता है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में 10 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। तो आप लोगों ने एवेल्यूशंस देखी भी है मेरी, मैं अक्सर असाइनमेंट पोस्ट करता हूँ ग्रुप में। मिस्टेक्स यू मेक इन करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, हमेशा मैं पोस्ट करता हूँ। एवेल्यूशंस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और आप जो कि CSS 2025 के लिए जा रहे हैं, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ना कि ये एवेल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में हेल्प करती है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, अभी है अगर क्लास में, तो ये एवेल्यूशन आपको एसए के आर्ग्यूमेंट्स में भी हेल्प करती है। एसए का आर्ग्यूमेंट किस तरह से बिल्डअप होता है। एंड मैं खुद भी ये से एवेल्यूशन करता हूँ कभी कभी, समटाइम्स। लेकिन सर शहरयार करते हैं मोस्टली, लेकिन समटाइम्स मैं भी करता हूँ। समटाइम्स मैं भी करता हूँ। और मेरे से हार्डली कोई एक दो बच्चा पास होता है, अदरवाइज फेल ही होते हैं। हाँ जी।
हर टॉपिक का कंटेंट मैं ही दूंगा आपको। जी, जेंडर का सेशन में मैं ही पढ़ता हूँ। जेंडर पे मेरी बुक लिखी हुई है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे मेरी बुक लिखी हुई है। एज वेल एज आई राइट फॉर द इंटरनेशनल मैगजीन्स या यूनिवर्सिटीज में भी मैं देता हूँ, लिखता हूँ उनके लिए भी फ्री टाइम में, अदरवाइज ऑफिस होता है। हर टॉपिक का कंटेंट मैं ही दूंगा। अभी जो कि जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है उनको मैंने कल के जो लेक्चर था उसका कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर लिया है। देखा होगा आपने, जो बच्चे रजिस्टर हैं उनको मैंने कल कंटेंट दिया हुआ है। जितनी भी डायमेंशन हमने डिस्कस की थी कल के लेक्चर में, सब उनको मैंने दे दिए। नो नीड टू बाय एनी मैगजीन। वो रबिश मैगजीन्स लेने की कोई नीड नहीं है। एक्स वाई जेड जितनी भी मैगजीन्स है मार्केट में। हाँ मुसवर, देखा ना आपने, कल मैंने आपको दिया था कंटेंट उसका। कोई भी मैगजीन लेने की नीड नहीं है। ना वो उसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है पेपर में, ना उसके आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है। मैं जुनेद रिसेंड करता हूँ ग्रुप में उसका कंटेंट। 2 वीक्स का सेशन होगा, नंबर ऑफ क्लासेस 10 होगी, फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगी, और वीकली एवेल्यूशंस होगी, एंड उसके साथ ग्रैंड मॉक भी होगा। टोटल 2 टेस्ट होंगी, और लास्ट में ग्रैंड टेस्ट होगा। फर्स्ट असाइनमेंट में बाहर निकल के आ जाएगा आपने पूरा साल, जितने भी साल तैयारी की है, कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं, कितने पानी में हैं आप। वो एवेल्यूशंस में मुझे आइडिया हो जाएगा, आपकी लूप होल्स मुझे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। सेकेंड असाइनमेंट में इंशाल्लाह वो रेक्टिफाई करेंगे वो मिस्टेक्स। और ग्रैंड टेस्ट में जो फुल बुक टेस्ट होगी उसमें इंशाल्लाह आप बेहतर होगा। और साथ साथ में आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में बताऊंगा कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है, आपने लिखना है, रिटन एग्जाम है, कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो नहीं है। और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल भी होंगी 48 आवर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास मिस करता है फॉर एनी रीजन, तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकता है। तो कंटेंट, एवेल्यूएशंस एंड रिकॉर्डिंग, सब चीजें होंगी। और एवेल्यूएशंस मेन फोकस है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज किया है आप लोगों के लिए, वो है 18th अमेंडमेंट। लेकिन सीएसएस स्पेशल में आपने मार्क्स देखी थी स्टूडेंट्स की, 10, 15, 20, ये मार्क्स थी। ये तो मार्क्स थी। हम्म। 18th अमेंडमेंट पे एक क्वेश्चन आया, उसको हम क्रैक करते हैं। क्वेश्चन है, देयर इज एन ओपिनियन दैट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर टू द प्रोविंस इन द 18th अमेंडमेंट should be handed over back to the province या center. Do you think, या do you agree? If yes, then why? If no, then why? कह रहा है कि 18th अमेंडमेंट में कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस को दिए गए हैं। डिवॉल्यूशन हुई, कंकर्ड लिस्ट को जब एबॉलिश किया गया था, तो कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दिए गए थे अंडर द 18th अमेंडमेंट। क्या आप एग्री करते हैं कि वो सब्जेक्ट्स वापस सेंटर को दिए जाएं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? ये मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। आप सबका मैं ओपिनियन आई वांट टू नो कि क्या हम वापस करें या नहीं करें। ठीक है, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से सीएसएस में पूछा जाता है। कोई व्हाट इज वाला कोई क्वेश्चन आता नहीं है अब तो, ओपिनियन बेस्ड होते हैं। जब मैं ये टॉपिक कवर करवा लूं तब मैं आपसे सबसे पूछूंगा, और आर्ग्यूमेंट्स भी पूछूंगा कि क्यों हैंड ओवर किए जाएं। अगर आप हाँ करते हैं तो आप मुझे बता देना कि सर ये रीजन है। अगर आप ना करते हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं। ओके। 18th अमेंडमेंट को समझने के लिए आपको 8th अमेंडमेंट एंड 17th अमेंडमेंट, यू शुड नो द 8th अमेंडमेंट एंड 17th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के समझने से पहले आपको 8th अमेंडमेंट पता होनी चाहिए, 17th अमेंडमेंट पता होनी चाहिए। देखिए 8th अमेंडमेंट में ना प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्लार्क बन गया था
उसकी ऐसी हालत कर दी, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट का क्लार्क बन गया, सबऑर्डिनेट। प्रेसिडेंट चाहे जब भी उसे हटा भी सकता है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। एट्थ अमेंडमेंट आई थी जियाउल हक साहब ने दी थी। जियाउल हक साहब ने एट्थ अमेंडमेंट दे दी। क्यों? टू स्ट्रॉन्ग हिज मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेयर मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो उन्होंने इनेक्ट की ना, वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी है। मिलिट्री इंटरवेंशन मेयर इज नॉट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, बट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैव बीन थ्रेट टू द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहली जो अमेंडमेंट आई वो थी एट्थ अमेंडमेंट। Eighth Amendment was introduced by the General Zia-ul-Haq. The Eighth Amendment to the Constitution was aided by the military government of the General Zia-ul-Haq in 1985. Under the Eighth Amendment, status of Prime Minister was relegated and the Prime Minister became subordinate to the President. मतलब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सबऑर्डिनेट बन गया प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट वाज गिवन पावर टू नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नर्स एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर थी, वो प्राइम मिनिस्टर को भी नॉमिनेट कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नर्स को भी, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को भी। उसके साथ जो उन्होंने आर्टिकल 58 टू बी फर्स्ट टाइम जो आया ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में थ्रू एट्थ अमेंडमेंट आया, which empowered the president to dissolve national assembly and seek prime minister। इस तरह से हुआ भी, मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हुई, घर भेजा गया बाय दी जिया-उल हक। ये आप इससे में आर्ग्यूमेंट किस तरह से देंगे देंगे इससे में आर्ग्यूमेंट मिलिट्री डिक्टेटर्स ने क्या किया, एट्थ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की। एट्थ अमेंडमेंट के थ्रू एक पीएम को, इलेक्टेड पीएम को सबऑर्डिनेट बना दिया और जब चाहे मर्जी घर भेज दिया। एग्जाम्पल मोहम्मद खान जुनेजोस गवर्नमेंट। इस तरह से आर्ग्यूमेंट बनते हैं फैक्चुअल बेस्ड। इस तरह से इससे क्या आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं। अब 1997 में नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आती है ना, नवाज शरीफ की 13th अमेंडमेंट के थ्रू एट्थ अमेंडमेंट को खत्म किया गया, आर्टिकल 58 टू बी को खत्म किया गया। इस पॉइंट को थोड़ा समझना। एट्थ अमेंडमेंट को खत्म किया गया थ्रू 13th अमेंडमेंट, आर्टिकल 58 टू बी को खत्म किया गया। लेकिन मुशर्रफ साहब आते हैं, मुशर्रफ साहब आते हैं, उन्होंने आर्टिकल 58 टू बी को रिस्टोर किया इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 थ्रू 17th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया थ्रू 17th अमेंडमेंट। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करें कि नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने 13th अमेंडमेंट के थ्रू एट्थ अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया, आर्टिकल 58 टू बी को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही मुशर्रफ आते हैं उन्होंने रिस्टोर कर दी, ठीक है, आर्टिकल 58 टू बी को रिस्टोर कर दिया थ्रू 17th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया। ओके, मीनिंग दैट military dictators have always tried to consolidate their powers through constitutional amendments, and article 58 to be is a prime example of that। ये पॉइंट समझ आया आपको? सबको क्लियर है ये पॉइंट? ये कॉन्सेप्चुअल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जुनेजो की गवर्नमेंट भी नहीं समझ आया सदरा? समझ नहीं आया? हम्म, नहीं समझ आया? जल्दी मुझे बताओ। एट्थ अमेंडमेंट को रिवर्स किया गया थ्रू 13th अमेंडमेंट। 13th अमेंडमेंट के 13th अमेंडमेंट ने एट्थ अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया। लेकिन मुशर्रफ साहब जब आते हैं उन्होंने 17th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 58 टू बी को रिस्टोर किया, 13th अमेंडमेंट को खत्म कर दिया। ये बात है आसान से लफ्जों में। ओके
अब हम पढ़ते हैं 18th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आपसे ना के पेपर में, सीएसएस में, सीएसएस के इंटरव्यू में, इवन एडीएफआई की पोस्ट दो, आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दो उसमें, एडी नेप दो उसके पेपर में, 18th अमेंडमेंट आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। चाहे आप सीएसएस पास कर लो, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे। 18th अमेंडमेंट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, तो इसको ध्यान से समझ लेना। The face of Constitution of 1973 was radically changed by the military dictators through various amendments. Various amendment में कौन सी आती है बताओ मुझे, कौन सी अमेंडमेंट्स? फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चेंज हुआ, कौन सी अमेंडमेंट्स आई? मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कौन सी अमेंडमेंट्स दी? हाँ जी, 8th एंड 17th अमेंडमेंट, गुड। हाँ जी, एग्जैक्टली। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता 8th एंड 17th अमेंडमेंट और यहां से डायरेक्ट ही 18th अमेंडमेंट स्टार्ट करता, आप परेशान हो जाते कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता कि सर वेरियस अमेंडमेंट कौन सी, कौन सी वेरियस अमेंडमेंट्स? तो बैकग्राउंड पता होना चाहिए। The PB government expressed its resolve to restore the constitution to its original form. Therefore, 18th Amendment amended, altered, modified, जी मिलिट्री डिक्टेटर्स से अलग मुशर्रफ, 18 amended, altered, modified, added, omitted 97 articles of the constitution, 97 articles जिसमें चेंजेस हुई थी। In this way, it has become the most comprehensive amendment since the adoption of Constitution of 1973. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेंशन कर सकते हैं आमिर, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आप। जो फैक्चुअल बातें हैं ना आप मेंशन कर सकते हैं, एलिगेशन नहीं लगा सकते। जो हिस्ट्री है, फैक्ट्स है, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, यू कांट चेंज योर हिस्ट्री। अब 8th अमेंडमेंट के मेजर फीचर्स क्या हैं? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो 17th अमेंडमेंट थी उसको रिपील किया गया। 17th अमेंडमेंट को जो कि मुशर्रफ ने दी थी उसको रिपील किया गया। एनडब्ल्यूएफपी का नाम चेंज करके केपीके में बनाया गया। आर्टिकल 58 टू बी जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर कर रहा था कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे, खत्म किया, ओमिट किया गया। आर्टिकल 58 टू बी खत्म हो गया अब। अच्छा, यहां से समझो, पाकिस्तान में कहते हैं ना डायनास्टिक पॉलिटिक्स, ये ऐसे का सेकंड आर्ग्यूमेंट बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे का। पाकिस्तान में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है या नहीं है, बताओ। पाकिस्तान में डायनास्टिक पॉलिटिक्स है या नहीं है? हम्म, इस पे तो लास्ट ईयर सीएसएस 2024 में क्वेश्चन भी पूछा है। पाकिस्तान के अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 यही है, क्वेश्चन नंबर 4 यही है। और जिसने भी अगर वो किया है ना क्वेश्चन, अगर 18th अमेंडमेंट उसने मेंशन नहीं की, मार्क माय वर्ड, एग्जामिनर ऐसा रगड़ा देगा उसको, मार्क माय वर्ड्स, एग्जामिनर ऐसा रगड़ा देगा उसे। है ना डायनास्टिक पॉलिटिक्स। हमने पता है डायनास्टिक पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, जुनेद ताहिर आपकी एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई आपकी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। जुनेद ताहिर आप उस पार्टी के हेड हैं, आप उस पार्टी के हेड हैं, पार्टी लीडर हैं, लेकिन आप खुद ना नेशनल असेंबली के मेंबर हैं ना सेनेट के मेंबर हैं। आप खुद ना सेनेटर हैं ना एमएनए हैं, लेकिन आपके पास ये 18th अमेंडमेंट पावर कर रही है, आपको एम्पावर कर रही है कि आप अपने पार्टी मेंबर की जो मेंबरशिप है ना खत्म कर सकते हैं। अगर वो पार्टी मेंबर पार्टी पॉलिसी से या आपसे डिसेंड कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, आप उसको हटा सकते हैं मेंबरशिप से, सेनेट की एंड नेशनल असेंबली की। यही बात यहां पे लिखी हुई है, पावर टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली हैज बीन कंफर्ड ऑन द पार्टी हेड।
In this way, the party head, even if not a member of any house, can remove its member from a party. चाहे पार्टी हेड किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, ना सेनेट का, नेशनल असेंबली का, लेकिन उसके पास पावर है कि वो पार्टी मेंबर्स की मेंबरशिप को खत्म कर सकता है, चाहे वो सेनेटर हो या नेशनल असेंबली के हो। अब मुझे ये बताओ, इसी वजह से तो ये जो आए दिन आप मीडिया पे देखते हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर गलती ही क्यों ना हो, उसको डिफेंड करते हैं, डिफेंड करते हैं। हमने डायनास्टिक पॉलिटिक्स को लीगल कवर दिया हुआ है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया हुआ है। तो ये बताओ कि इससे क्या आर्ग्यूमेंट में डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो आर्ग्यूमेंट बनेगा आपका, 18th अमेंडमेंट मेंशन होगी या नहीं होगी? या इवन लास्ट ईयर सीएसएस 2024 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक डायनास्टिक पॉलिटिक्स एंड फ्यूडलिज्म आर ओनली वे इन द वे ऑफ ओनली हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी? अगर आप नहीं देते तो एग्जामिनर सीधा सीधा आपको उड़ा देगा। ठीक है। उसके बाद सीसीआई बनाया गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अगर कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस, उसको रिजॉल्व किया जाएगा, सीसीआई। In order to strengthen provincial autonomy in financial terms, certain measures have been adopted under the 18th Amendment. Provincial autonomy को ensure करने के लिए कुछ measures लिए गए हैं under the 18th Amendment, provincial autonomy को। NFC award, National Finance Commission Award was constituted under the Article 160 of the Constitution. जो NFC बना हुआ है ना, Article 160 of the Constitution, according to the Constitution of 1973 and Article 160। ये इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे एक कोलीग से कि जो एनएफसी है इसके बारे में बताएं। एक जो हेड होता है ना इंटरव्यू का, उसके राइट साइड में एक और बंदा बैठता है जो कि आपसे पाकिस्तान इश्यूज के बारे में क्वेश्चनिंग करेगा। तो मेरे एक कोलीग से पूछा गया था कि एनएफसी क्या है, कौन से आर्टिकल के अंडर वो बना हुआ है एनएफसी। ये एग्जैक्टली यही पूछा था। तो आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। अच्छा जी, the share of a province in any NFC award would not be less than the share of that province in previous award। देखिए फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग यही है। फॉर एग्जांपल एक एनएफसी अवार्ड में पंजाब का शेयर बनता है 45% टोटल नेशनल रेवेन्यू से, एनआर मतलब नेशनल रेवेन्यू से। जो नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड होगा ना, उसमें पंजाब का शेयर 45% से कम नहीं होगा, 45% से कम नहीं होगा। ये आर्टिकल 160 कहता है कि एनएफसी अवार्ड में, अगर एक एनएफसी अवार्ड में पंजाब का शेयर 45% है, तो नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड में 45% से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल सिंध का जो शेयर है वो 40% है, तो नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड में 40% से कम नहीं होगा। ओके। The excise duty on the oil and natural gases collected by the federal government would be paid to the provinces in which the wells of oil or natural gases are situated। For example, किसी प्रोविंस से ऑयल निकलता है या गैस निकलती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस निकलते हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि फेडरल गवर्नमेंट आके उस पर कब्जा कर ले। बलूचिस्तान का इशू देख रहे हो ना आप, बलूचिस्तान का उनका यही तो कंसर्न है कि आप यहां से सुई गैस, सुई कहाँ है, सुई बलूचिस्तान में है ना, यहां से आप गैस लेते हो, पूरा पाकिस्तान गैस चलाता है, लेकिन बलूचिस्तान में खुद गैस नहीं है। बलूचिस्तान का यही आर्ग्यूमेंट है वहां के लोगों का कि आप जो सुई गैस आप यूज करते हैं ना, पाकिस्तान में सब चलाता है, पाकिस्तान में सब सारे लोग चलाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में खुद गैस नहीं है। तो फेडरल गवर्नमेंट इस तरह से नहीं कर सकती कि किसी प्रोविंस में नेचुरल गैस के, अगर कोई नेचुरल गैस आती है या नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और फिर कब्जा कर ले, नहीं। सबसे पहले उस प्रोविंस का हक होगा। अगर बलूचिस्तान में गैस आती है
गैस निकलती है, तो सबसे पहले बलूचिस्तान का हक होगा। फेडरल गवर्नमेंट को शेयर देना पड़ेगा उस पे, तो उस प्रोविंस को उस प्रोविंस को शेयर देना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, उसके बाद है प्रोमिसेस हैव बीन अथॉराइज्ड टू रेज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लोन्स। अब प्रोमिसेस भी लोन ले सकते हैं, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लोन्स प्रोमिसेस भी ले सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, the provincial governments were given greater autonomy under the 18th amendment by abolishing the concurrent list। अब concurrent list क्या होती है? वो एरियाज, वो सब्जेक्ट्स जिस पे फेडरल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है। The result of abolition of concurrent list was that the subject of legislation which were within the domain of federal government are now given to the provincial legislature। अब उसमें प्रोविंसेस ही लॉज बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, या मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, इवन एनवायरनमेंट भी उस पे प्रोविंसेस के पास है। Thus, the provincial legislature have exclusive domain over the laws governing marriage, contracts, education, environment, and other diverse areas। इन इन सब्जेक्ट्स पे अब प्रोविंसेस ही लॉज बनाएंगे। पंजाब असेंबली ही लॉज बनाएगी, सिंध असेंबली ही लॉज बनाएगी, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट अब खत्म हो गई। अब ये सब्जेक्ट्स आते हैं प्रोविंसेस के पास। अब एडवांटेजेस देखते हैं 18th अमेंडमेंट ने। वैसे एक बात बताऊं आपको, ठीक है, आप सारे माशाल्लाह से मेच्योर हैं। हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अब हमने दी हुई है, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ईस्ट पाकिस्तान मांग रहा था। यही एग्जैक्ट यही। आप नहीं समझते, आप नहीं समझते कि हमने समझने में बहुत देर कर दी। यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो जो भी अभी हमने पढ़ा पूरा सब कुछ, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बांग्लादेश मांग रहा था, ईस्ट पाकिस्तान, एग्जैक्ट सेम। ये टॉपिक हम कवर भी करेंगे इस सेशन में, क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस हुआ है तो वो एग्जाम रिपीट करेगा। हाँ जी, सारे बताओ मुझे, आप जितने भी हैं क्लास में काइंडली पार्टिसिपेट किया करें। आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, आर्ग्यूमेंट्स और हमेशा डिबेट किया करें। रिटर्न पास कर लेना साइकोलॉजी में, वहां पे ग्रुप डिस्कशन में फेल कर देंगे, ऐसे चुप करके बैठे रहेंगे ना। बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन। जी, मुझे ये बताएं, बांग्लादेश वाले भी यही डिमांड कर रहे थे आपसे कि यही राइट्स दो हमें, लेकिन हमने नहीं दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ? मुल्क खो दिया। जी, अल्टीमेटली हमने वी लॉस्ट ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा जी, एडवांटेजेस देखते हैं। नंबर वन, द ग्रांट ऑफ सिविल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है सबसे पहले। जी जी बिल्कुल, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मिलिट्री लीडरशिप एंड सिविलियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थर्सडे को इंशाल्लाह हम बांग्लादेश क्राइसिस करते हैं, उसके साथ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस दफा सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान पूछेगा आपसे, बांग्लादेश क्राइसिस से लिंक करके आपसे पूछेगा पाकिस्तान अफेयर्स में। याद रखना, मार्क माय वर्ड। बांग्लादेश क्राइसिस आपसे जो अभी हुआ है 2024 में, वो लिंक करेगा सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान से। किसी तरह से लिंक करेगा आई डोंट नो, लेकिन एनी हाउ इट एग्जामिनर विल डू इट। अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। The 18th Amendment gave special importance to the fundamental rights, क्योंकि दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन इस फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। उसके जो शुरू के आर्टिकल्स, इवन पाकिस्तान के आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, शुरू के आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स से बात करते हैं, उस पर ही डिस्कशन है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ बेसिक एजुकेशन, फ्री एंड फेयर ट्रायल, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये पाकिस्तान में नहीं है वैसे बेसिकली, ठीक है, पाकिस्तान में बेसिकली नहीं है। आगे से कुछ बोल देंगे तो डाला उठा लेगा आपको, ब्लैक डाला आ जाएगा फिर। ज्यादा ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मांगा करें।
ठीक है, ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मांगा करें। It was also admitted that since the state shall have responsibility to provide basic education to all children aging from 5 to 60 years, और एजुकेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करे 5 to 16 years, प्राइमरी से एफएससी लेवल तक। प्रोवाइडेड राइट्स टू द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज को भी हमने राइट्स दिया हुए हैं 18th अमेंडमेंट में। 18th अमेंडमेंट प्रोवाइड स्पेशल केयर फॉर द माइनॉरिटीज बाय गिविंग देम द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अच्छा याद रहे, मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि सब्जेक्ट्स वापस देने चाहिए नहीं देने चाहिए, तो ध्यान से सुनना। और मैं माइक ओपन करके आप लोगों का ओपिनियन पूछूंगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी करूंगा आपसे। क्या इस तरह से समझे, आज की क्लास ना सीएसएस की साइकोलॉजी है। मैं देखना चाहता हूं आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। आई वांट टू सी इट। आई होप आप अच्छा परफॉर्म करें आज। Through 18th Amendment, non-Muslims got 4 reserved seats in Senate and 10 reserved seats in the National Assembly of Pakistan. Non-Muslims जिसमें आपके हिंदू आ जाते हैं या सिख आ जाते हैं या इवन क्रिश्चियंस आ जाते हैं, उनको 4 सीट्स मिली हैं सेनेट में, 10 सीट्स उनकी नेशनल असेंबली में। ये एमसीक्यूज आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज आते हैं। एम्पावरिंग बोथ हाउसेस, पाकिस्तान में कौन सा लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल है या बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बताओ। पाकिस्तान में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है या बाइकैमरल है, बताओ। हम्म, ओके, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जी। गुड, वेरी गुड। द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक अपर हाउस सेनेट या लोअर हाउस नेशनल असेंबली वुड बी द सोल अथॉरिटी टू लेजिस्लेट एनी लॉ। कोई भी लॉ बनेगा ना फेडरेशन के लिए, वो लॉ कौन बनाएंगे, नेशनल असेंबली एंड सेनेट ही बनाएंगे। एम्पावरिंग बोथ हाउसेस मीन जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको एम्पावर किया गया है। ट्रांसफर ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर, प्रेसिडेंशियल पावर कौन सा था, बताओ। आर्टिकल 58(2) भी था, आर्टिकल 58(2) भी को खत्म किया गया। अब प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं होता प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं होता ना। प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अनटिल अनलेस प्राइम मिनिस्टर खुद एडवाइस करे। जैसे अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ, इमरान खान ने खुद आरिफ अलवी को कहा कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें। प्रेसिडेंट खुद से डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके पास अब पावर नहीं है जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं कहता कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें। ओके, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही साइन करेगा, लेकिन एडवाइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर करेगा, खुद से प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। Pakistan became decentralized and the provinces got more power and autonomy through the 18th Amendment. There were the 46 subjects, मतलब इसका समझो कि 46 डिपार्टमेंट्स जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है या एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, इस तरह से आसान से लफ्जों में वो सेंटर से लेके प्रोविंसेस को दिए गए। नॉट ओनली द पॉलिटिकल पावर डिवॉल्व बट आल्सो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन भी हुई, प्रोविंसेस को एनएफसी के थ्रू शेयर दिया जाता है। ठीक है, जो नेशनल रेवेन्यू होता है वो डिवाइड होता है, प्रोविंसेस को भी शेयर दिया जाता है और ज्यादा शेयर दिया जाता है, ये आगे हम देखते हैं। यहां तक समझ आया, पहले सब बताओ मुझे, क्लियर है? हम्म, यहां तक क्लियर है सबको? जी जी, प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं ना, अभी पढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? हम्म, क्या समझा दूं जैनब, क्या नहीं समझ आया आपको मुझसे, एग्जैक्टली वही पूछे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस तरह से हुई है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ये हुई है कि जो सब्जेक्ट्स पहले सेंटर के पास थे या डिपार्टमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, जो डिपार्टमेंट्स पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास थे वो लेके प्रोविंसेस
दिए गए हैं, और एनएफसी आ गया, मीनिंग दैट जो नेशनल रेवेन्यू है प्रोविंसेस को भी दिया जाता है, आसान से लफ्जों में। अब है कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं 18th अमेंडमेंट में। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो 18th अमेंडमेंट है वो थोड़ा हेस्ट में की गई है, उस पर डिस्कशन हो सकती थी। पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस पे बात करती है जरूर, कि जो एनएफसी अवार्ड है ना उसकी वजह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज किस तरह से? नंबर वन देखो, 18th अमेंडमेंट ब्रिंग्स स्ट्रक्चरल फ्लॉज इन दी फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, ये जितना भी कंटेंट है ना, जितना भी कंटेंट, ये एग्जैक्टली ए इज इट वन बाय वन मेरे एक जानने वाले ने मेरे एक जानने वाले ने यही कंटेंट है एडीएफआई के पेपर में लिखा। आज वो एडी है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? एडीएफआई है आज। ये कंटेंट उसने एडीएफआई के डिस्क्रिप्टिव पेपर में लिखा था। तो ये माशाल्लाह से वेरीफाइड है, और ये कंटेंट मैं आपको दूंगा, स्लाइड्स नहीं, नोट्स ही दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कंटेंट में पूरा ही दूंगा आपको नोट्स फॉर्म में। हाँ जी। Some analysts are of opinion that the 18th Amendment weakens the federal government financially. कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट की वजह से फाइनेंशियली वीक है। दे आर्ग्यू दैट इन दी 7th एनएफसी अवार्ड, जो 7th एनएफसी अवार्ड था ना, गवर्नमेंट हैज टू रिसीव 42.5% of the national revenue, and provincial government has to receive 57.5% of revenues। मतलब 100% रेवेन्यू से 42% जो है वो सेंटर के पास जाएगा, एंड 57% जो है वो आपका प्रोविंसेस के पास जाएगा। अब 57% से जो है प्रोविंसेस आपस में डिवाइड करेंगे, ये 57.5% है ना, प्रोविंसेस आपस में ये डिवाइड करेंगे। 42% ये आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास, 57.5% प्रोविंसेस के पास है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है the federal government has inadequate amount to pay internal and external debt। फेडरल गवर्नमेंट को आईएमएफ के इंटरेस्ट भी देना है, जो लोन दिए गए हैं हमने उनको इंटरेस्ट भी देना है, वापस भी करना है। फेडरल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी सैलरीज पेंशन देनी है। इवन डिफेंस, डिफेंस जो है आपका वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है, आर्मी, उसकी बजट देनी पड़ती है। हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। सैलरीज फेडरल एम्प्लॉइज की, खास करके सीएसएस ऑफिसर जो हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता, सब तो प्रोमिस लेके जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट इज वीक इन फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स में फेडरल गवर्नमेंट वीक है प्रोमिस के पास। इसका मतलब ये है कि प्रोमिस अमीर हैं, फेडरल गवर्नमेंट बेचारी गरीब है, फेडरल में गवर्नमेंट बेचारी गरीब हो गई है। सेकेंड इशू, क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है ना अब प्रोमिस के पास है। मुझे ये बताओ, कोप 28 कोप 29 पढ़ा है आपने? कोप 28 कोप 29 का नाम कोई सुना होगा ना, कोई भी नाम तो सुना होगा ना, पढ़ा ना हो तो नाम तो सुना होगा ना। कोप 28 कोप 29, जहाँ पे दुनिया में स्टेट्स आपस में मल्टीलेटरल कॉपरेशन कर रहे हैं। कोप 28 हो रही है, कोप 29 हो रही है। क्या प्रोविंसेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो क्लाइमेट जैसे इश्यू को टैकल कर सके? क्या क्लाइम प्रोविंसेस के पास इतनी कैपेसिटी है जहां पे दुनिया मल्टीलेटरल कॉपरेशन कर रही है क्लाइमेट पे? एक अकेला प्रोविंस, एक अकेला सिंगल प्रोविंस क्या क्लाइमेट जैसे सब्जेक्ट को डील कर सकता? अभी पंजाब की एग्जांपल है, स्मोग हुआ था, स्मोग। तो क्या पंजाब गवर्नमेंट ने हैंडल किया स्मोग को? स्मोग इज एन एनवायरमेंटल इशू, जहाँ पे दुनिया में क्लाइमेट पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, मल्टीलेटरल कॉपरेशन हो रहा है। तो एक सिंगल प्रोविंस किस तरह से हैंडल कर सकता है क्लाइमेट को? रिजल्टली क्या होता है? आप बीमार पड़ गए पंजाब वाले,
और हम इधर सिंध में पता है क्या होता है, जून जुलाई में या हाँ अराउंड जुलाई में सिंध वाले डूबते हैं, तो मानसून रेनफॉल आ जाता है, गवर्नमेंट कहती है चलो खैर है, ठीक है। इधर जून जुलाई में सिंध वाले डूबते हैं, बलूचिस्तान सिंध वाले या केपी वाले भी, सैलाब ये मसले। In the 18th Amendment, the subject of climate change was transferred to the provinces. क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस के पास है अब। ऑन दी अदर हैंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। मतलब अजीब सी बात है, क्लाइमेट जो है वो प्रोविंसेस के पास है, नेशनल डिजास्टर मैनेज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। मतलब किस तरह से ये इनकोहेरेंट गवर्नेंस है। अगर गुड गवर्नेंस पे ऐसे आए ना, गुड गवर्नेंस पे या कोई टॉपिक आए तो ये आप लिख सकते हो, यहीं से आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं, यहीं से आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं। हाउएवर क्लाइमेट चेंज इज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल का सब्जेक्ट है क्लाइमेट चेंज। दैट रिक्वायर्स नेशनल पॉलिसी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके लिए नेशनल पॉलिसी चाहिए क्लाइमेट के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 2022 मानसून कॉस्ट 40 बिलियन डॉलर्स लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी। इसकी वजह से कितना लॉस हुआ था 2022 की फ्लड्स याद होगी आपको। उसके बाद है हेल्थ। अब हेल्थ भी प्रोमिसेस के पास है, हेल्थ भी प्रोमिसेस के पास है। मुझे ये बताओ, कोविड आया, कोविड में एक प्रॉमिस की अलग पॉलिसी, पार्शियल लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, या इवन आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज देखें, सिंध की देखें, आप पंजाब की देखें, केपी की देखें, बलूचिस्तान तो पूछे ही ना हम। हेल्थ जो है या हेल्थ की बजट भी होती है वो प्रोमिसेस के पास है। तो हेल्थ की हालत देखें आप। The subject of health demands coherent policies and pragmatic measures at the national level. Recently, COVID-19 hit the country, and the provinces followed different policy options in the beginning because health was under the provincial authority. After which, NCOC was established to coordinate all the provinces. उसके बाद NCOC बनाई गई थी ताकि provinces में coordination हो। समझ आया आपको? अब मुझे बताओ, क्या 18th अमेंडमेंट के सब्जेक्ट्स जो है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? ये था क्वेश्चन। अब मुझे सारे बताओ, क्या सब्जेक्ट्स वापस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप माइक ओपन भी कर सकते हैं। अब बताओ मुझे, क्या सब्जेक्ट्स वापस करने चाहिए नहीं करने चाहिए? हम्म। के नॉट रीओपन, चले मैं ओपन कर देता हूँ। हाँ ओपन करें। बताओ मुझे, ये क्वेश्चन आया था ना, बताओ मेनू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, जी जी। सर आई बिलीव कि ये फेडरल के पास ही रहें, जैसे कि हम चाइना का मॉडल देखें, उनकी जैसा लोकल हम्म गवर्नमेंट वहां से टैक्स रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करती है उसी एरिया में लगाने के लिए। तो सेम अगर हम्म प्रोविंस टैक्स रेवेन्यूज को अच्छे तरीके से कलेक्ट करे और सारा उस पर रखे, तो दे कैन हैंडल दीज हेल्थ एंड एजुकेशन मैटर्स। हम्म कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा बजट एलोकेशन को थोड़ा सा हम कर सकते हैं। जैसे एनएफसी में वेटेज हम देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान हम्म को था। वो हम थोड़ी सी हम्म अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि जब हम पावर डिसेंट्रलाइज करते हैं, उसे उसे हम्म करना, उसे इम्प्लीमेंट करना ज्यादा इजी हो जाता है। अच्छा। व्हाट आई बिलीव। अच्छा आप कह रही हैं कि मतलब वापस कर नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, आसान से लफ्जों। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ड्यू अच्छा टू तो सर्टेन प्रोमिस, रीजन।
प्रोविंसेस के पास इतनी कैपेसिटी है कि इस इश्यूज को, ये जो डाइवर्स एरिया है, इसको हैंडल कर सके? सर वही मैं कह रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन पावर डिसेंट्रलाइज अच्छा, होना तो चाहिए ना। अमेंडमेंट किस में, 18th अमेंडमेंट में? नहीं, एनएफसी वर्ड्स जो हैं। अच्छा, एनएफसी अमेंडमेंट में कुछ अमेंडमेंट करने के लिए यू नीड अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सर यहाँ पे असल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट राइज होता है ना। 18th अच्छा। अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जैसे हम रूरल एरियाज हैं उसको अपलिफ्ट किया जाए वहाँ पे। अच्छा, उससे उससे मुझे बताओ सिंस 2010 जो है लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो फिर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही? गवर्नेंस इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही? सर यहाँ पे हमारे आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लैक ऑफ विल। इस वजह से अच्छा। हम जो है ना जैसे आपने कहा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स है और हम्म करप्शन वगैरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको हम्म खुद के फ्लोरिश होने नहीं दे रहे सर। इंटरनली हम्म मैटर इंटरनली मैटर्स जो है ना सर इसको डिस्टर्ब कर रहे हम्म हैं सिस्टम को। तो चलो इस वजह ठीक है। से वो हमारा लोकल गवर्नमेंट ऐसे फ्लोरिश नहीं हो रहा। चलो वो तो लोकल गवर्नमेंट हो गया ना। हेल्थ एजुकेशन एनएफसी इन पे बात करें। हम्म सर जी। ये प्रोविंसेस के पास असल में ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर प्रोविंसेस हम्म गवर्नमेंट जो भी आती है, जैसे कि हम्म पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, तो वो हम्म पंजाब की है। और जब अगर प्रोविंसेस के जैसे अब डिवीजन की हुई है, सारी चीजें प्रोविंसेस को जा रही हैं, तो वो लोग फिर हम्म उस हिसाब से सिर्फ अपनी प्रोविंस के ऊपर फोकस करते हैं। अगर वो कोई भी हम्म इश्यूज देखेंगे, हेल्थ के इश्यूज देखेंगे या हम्म कुछ भी देखेंगे, प्रोविंस को फोकस करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये हम्म पॉसिबल है। लेकिन हम्म अगर फेडरल का सिस्टम सारी पावर सेंटर में होगी, तो देन हम्म जो पार्टीज है वो इस तरीके से अपनी सिर्फ अपनी प्रोविंस को फोकस नहीं करेंगी, फिर हर प्रोविंस को इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। और अगर अच्छा, क्लाइमेट की बात की जाए, मेरा अगर मेरा मेरा climate मेरा मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे, पाकिस्तान में तो सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है। हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल पार्टी की कभी रूल नहीं कर रही पाकिस्तान में सिंस पार्टी पीडीएम। की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, बट ड्यू टू करप्शन और ड्यू टू डिफरेंट जो ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है हमारी कंट्री में, हम्म सप्रेशन ऑफ ये हम्म सारे जो सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इन सब चीजों की वजह हम्म से जो है वो डिफरेंट पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन उसमें उनको वो हम्म ऑल्टर होती है वहां पे। और अगर हम्म जैसे क्लाइमेट की अगर बात की जाए, तो कॉप में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी लाइक सेटिस्फैक्टरी भी नहीं थी इस कॉप 29 में। तो वो हम्म प्रोविंसेस, क्योंकि प्रोविंसेस को मिली थी सारी पावर, तो वो प्रोविंसेस नहीं उस तरीके से कर पाए। लेकिन अगर सेंटर पे होता तो शायद थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन होती वहां पे। सो हम्म। पावर सेंटर को देनी चाहिए, जो ज्यादातर प्रोविंसेस को दे दी गई है। ठीक है, चलो ठीक है जी। अदीला, मैंने देख लिया, आपका मैसेज देख लिया मैंने। सही है, ठीक है। ठीक है, सही है। ये आपका ओपिनियन, अपना ओपिनियन है, और मैं यही चाहता था कि आप कुछ आर्ग्यू करें। मेरा कमेंट क्या है, छोड़ें, मेरे कमेंट को छोड़ें। अच्छा जी, एक और टॉपिक आता है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान, काजेज एंड कंसिक्वेंसेस। इस पे ऐसे भी आया हुआ है। इस पे कैसे भी आया हुआ है। जी जी, कैसा, ठीक है, सही है, ठीक है। Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan. Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan. CSS 2020। सबसे पहले इसमें तो जितने भी स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किया था फेल हुए थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन अलग होती है। ठीक है। जी 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 शुमाइला, ठीक है, हाँ सही है आप, सही हैं आप। हाँ जी, इस टॉपिक पे फोकस करें, ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर CSS 2025। Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan.
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक अलग चीज होती है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज समथिंग एल्स। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सब ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे लिखना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है हर कंट्री में होती है, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना वो हर कंट्री में नहीं होती। अब मैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पोलराइजेशन को अगर मैं डिफाइन करूं आसान से लफ्जों में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन वो सिचुएशन होती है जब सोसाइटी स्प्लिट हो डिफरेंट फैक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो सपोर्ट करते हैं, देन कोई अपोनेंट व्यू जो कोई रखता है ना उनसे बात भी नहीं करते, या इवन अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज की जाती है। इवन फॉर एग्जांपल एक बंदा या कोई एक स्टूडेंट या एक आपका दोस्त पीएमएलएन को सपोर्ट करता है, एक पीटीआई को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को गालन गलौज में शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये है वो है, पर्सनल लेवल पे आ जाते हैं। इवन विद इन फैमिली पॉलिटिकल टॉपिक पे अगर डिस्कशन हो, पॉलिटिकल टॉपिक पे डिस्कशन होती है, एक दूसरे में बड़ा सीरियस हो जाते हैं। हेल्दी पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना, इवन आर्ग्यूमेंट वो नहीं होता यहाँ पे। इससे क्या होता है आपको पता है? इससे ये होता है सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, नेशनल इंटीग्रिटी नहीं रहती, नेशनल कोहेजन नहीं होती। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, एक बुक आई थी डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड, उसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन की जो डेफिनेशन लिखी गई है वो ये है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन refers to when a society splits into different factions at extreme ends without connecting the middle ground। जब सोसाइटी एक्सट्रीम लेवल पे आ जाए और कोई भी मिडिल ग्राउंड ना हो, लोग या इवन पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बातचीत ना करें। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस स्टे डिवाइडेड, अस वर्सेस देम। ये पता है, इस अस और देम की वजह से ना हमने बहुत सफर किया है। भुट्टो की स्टेटमेंट याद है, उधर तुम इधर हम। ये आप, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, आप लिखो गूगल उस पे, यूट्यूब पे लिखेंगे वो आ जाएगी, उधर तुम इधर हम मीन्स देम वर्सेस अस। जब ये सिचुएशन आ जाए ना, आप और हम, मीनिंग दैट एक्सट्रीम पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। इस वजह से, इसी देम वर्सेस अस, इसकी वजह से हमने मुल्क खोया है अपना ना, मतलब एक पूरा ईस्ट पाकिस्तान हमें खो दिया। At an extreme level and they do not find middle ground, as a result country's national interest get compromised। उससे क्या होता है, कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होते हैं। पाकिस्तान में जो ड्राइवर्स है ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन के, वो कौन से हैं? आमिर कहते हैं मेरे अपने वालिद साहब के साथ पीटीआई पे ना इख्तिलाफ आते हैं। सही बात है। चल कोई बात नहीं है। लेक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस ही नहीं होता है पाकिस्तान में, पहली बात तो ये। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ड्राइवर ऑफ पोलराइजेशन इन पाकिस्तान इज लेक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस अमंग द नेशनल पार्टीज। मतलब नेशनल पार्टीज हमारी किसी एक चीज पे बैठती नहीं है। अगर उनसे पूछो ना कि इंडिया अटैक कर रहा है, तो आपस में बिठाओ कि बताओ क्या होगा, पहले तो बैठेंगी नहीं आपस में, वो कहेंगे चलो ये इनकी पॉलिसीज है, एक दूसरे को गालम गलौज देंगी, कंसेंसस नहीं होगा। या इवन जिसका सबसे ज्यादा जो है ना एग्जाम्पल आता है, वो आता है नेशनल बजट। जब एनुअल बजट आती है ना, वो पता है बजट की कॉपी स्पीकर के मुंह में मार दी, एक जो गवर्नमेंट है उसके मुंह में मार दी, बजट की जो कॉपीज होती हैं। क्या हालत, कभी नेशनल बजट देखी है आपने? बजट सेशन देखा है? मतलब किसी बात पे कंसेंसस ही नहीं है पाकिस्तान में अमंग द नेशनल पार्टीज। उसके बाद आता है पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं हमारे ना, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देने की कोई नीड नहीं है मुझे, एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। पोलराइजेशन फर्दर स्ट्रेंथन्स व्हेन द पॉलिटिकल लीडर्स कॉल द अपोजिशन एज एनिमी। तो कहते हैं कि अपोजिशन को एनिमी कहते हैं। जिसका सबसे ज्यादा ना एग्जाम्पल आता है ना, वो आईएमएफ आता है।
जब पीटीआई गवर्नमेंट पीएमएलएन गवर्नमेंट में थी तो पीटीआई कह रही थी पीएमएलएन वालों ने ना मुल्क बेच दिया। जब पीपी गवर्नमेंट में थी तो दोनों पीटीआई और पीएमएलएन कहते हैं मुल्क बेच दिया पीपी वालों ने। जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो नून लीग ने कहा मुल्क बेच दिया। अब पता नहीं किसने मुल्क बेचा, लेकिन ये कांस्टेंट बात है कि मुल्क बेच दिया है आईएमएफ को। मतलब किसी ने भी बेचा है, लेकिन इस बात में सबका कंसेंसस है कि मुल्क बेच दिया है, इस बात में कंसेंसस है। अब बेचा किसने, इस बात में कोई क्लियरिटी नहीं है। इस बात में सबका कंसेंसस है कि मुल्क बेच दिया है। अब किसने बेचा है, ये आप मुझे बताओ किसने बेचा है। मतलब सारे एग्री करते हैं, बस सारे नेशनल पार्टीज कहती है मुल्क बेच दिया, उसने बेचा उसने बेचा, ठीक है, लेकिन किसने बेचा है ये नहीं पता। मतलब आप सुनो ना, जब देखो मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, जब पीटीआई थी पावर में तो अपोजिशन पार्टी कह रही थी कि इन्होंने मुल्क बेच दिया। जब अपोजिशन पार्टी आ गई पावर में तो उस टाइम की गवर्नमेंट वो अब एलिगेशन लगाती है कि इन्होंने मुल्क बेच दिया। मतलब मुल्क बेचना इज अ कांस्टेंट। अब किसने बेचा है वो क्लियर नहीं है। फिर आता है टिट फॉर टेट स्ट्रेटजीज हु इन पावर, पॉलिटिकल केसेस बनाना। फॉर एग्जाम्पल जी, टिट फॉर टेट स्ट्रेटजीज। जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो अपोजिशन के पे केसेस बनाना, पॉलिटिकल केसेस बनाना, जेलों में डालना, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यूज करना अगेंस्ट द अपोजिशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को यूज करना अगेंस्ट द अपोजिशन। फिर जब वो पार्टी अपोजिशन में थी, जो पार्टी अपोजिशन में थी वो पॉलिटिकल जब पावर में आती है वो कहती है अच्छा ठीक है, अब आपने हमें जेलों में डाला था ना, अब हम आपको देखते हैं, बनाओ इन पे केसेस। तो जो गवर्नमेंट पहले पावर में थी उसको अपोजिशन में आ गई है, वो जेलों में, ठीक है, वो जेलों में। टेट फॉर टेट स्ट्रेटजीज मतलब बदला लिया जाएगा। ठीक है, आपने केसेस बनाए, अब जब हम पावर में आएंगे तो हम आप पे केसेस बनाएंगे। When the opposition assumes power after winning elections, they tend to settle the old score with the former government in power. The ruling party deals opposition with iron hands. जो रूलिंग पार्टी होती है वो फिर अपोजिशन के साथ कहते हैं चलो ठीक देखते हैं अभी, लाइक मेकिंग करप्शन केसेस एंड यूजिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल अपोनेंट्स। अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स के अगेंस्ट केसेस बनाना। फिर आता है अब्यूजिव कल्चर इन पॉलिटिक्स। अब्यूजिव कल्चर इन पॉलिटिक्स। हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो अब ऐसी कोई गंदी हो गई, एक दूसरे की जो बेडरूम तक डिस्कशन की जाती है। अब कभी भी ऐसे नहीं होता है पॉलिटिक्स जो है। नहीं नहीं आमिर, ऐसे नहीं नहीं कहते, नहीं कहते। द एडवेंट ऑफ abusive culture has also laid the foundation of polarized politics in the country. It has become a routine matter to watch violent speeches made by the politicians against their rivals and the use of indecent remarks which are always below the belt. हमेशा ही एक दूसरे पे गालम गलौज, पर्सनल पॉलिटिक्स, पर्सनल एलिगेशंस, ये चीजें होती हैं। इंटरवेंशन बाय नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ऊपर से माशाल्लाह से हमारी जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो भी कूद पड़ते हैं। Democracy has always remained fragile in Pakistan. The security establishment finds its right to intervene in political decision making beyond the parameters of the constitution. This has always been in the Pakistan history, and the country has always witnessed a frequent takeover. आपको एक मजे की बात बताऊं, पता है आपको इंडिया में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगी? नेहरू था ना, नेहरू, नेहरू के टाइम में 1950s की बात हो रही है ये, वहां के आर्मी चीफ ने नेहरू की पॉलिसी पे ना, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कमेंट किया। फौरन से उसको शटअप कॉल दी गई, उसको घर भेजा गया था फौरन से। और इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वहां पे कि कभी भी वहां की जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है या उनकी आर्मी है कभी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगी, ना कमेंट करेगी ना कुछ बोलेगी, ठीक है। और जिस आर्मी चीफ ने, उसका नाम मैं भूल गया हूं, तो उन्होंने कमेंट किया, वहीं पे ही उसको घर भेजा गया था।
ठीक है। तो यहाँ पे जब देखो जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है ना वो इंटरवीन तभी करते हैं जब हमारे पॉलिटिशियंस उनको मौका देते हैं। अगर इनमें यूनिटी होना कभी भी नहीं कर सके वो, लेकिन यूनिटी नहीं है जी। उसके बाद है क्लेश अमंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में लड़ते हैं। मिलिट्री एग्जीक्यूटिव के साथ लड़ती है। अभी लड़ाई रिसेंटली जुडिशरी के साथ हुई थी गवर्नमेंट की। जो जुडिशरी या हमारी एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री हिस्ट्री रही है हमारी, आपस में लड़ती रहती है। क्यों? पावर पॉलिटिक्स की बात होती है। पावर पॉलिटिक्स हर एक दूसरे को नीचे लाना चाहता है कि बस हमारे अंडर हो, इन्फ्लुएंस में हो, कंट्रोल में हो। स्टेट इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ रहे हैं। इसके रिpercussions क्या हुए हैं? ये जो पोलराइजेशन हुई है ना, चल रही है पॉलिटिक्स अभी पाकिस्तान में, इसके रिpercussions भी हुए हैं। सबसे पहला रिpercussion क्या आता है? हमने अपना मुल्क खो दिया, ईस्ट पाकिस्तान। इसी पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से हमने अपना मुल्क खो दिया। When the political leaders go to extreme position, the non-democratic forces intervene. Due to polarization, Pakistan has witnessed frequent military intervention up to 2008. 2008 तक हमने military intervention ही देखे हैं। Due to polarization, there has been no progressive legislation in parliament. अब मुझे ये बताओ पार्लियामेंट का क्या काम होता है? नेशनल असेंबली सेनेट का क्या काम है? फेडरेशन के लिए लॉज बनाए। अपोजिशन का काम है ट्रेजरी बेंच, जो ट्रेजरी बेंच कहते हैं गवर्नमेंट को, उन पे चेक एंड बैलेंस रखें। और ट्रेजरी बेंच का काम है अपोजिशन को आंसरेबल हो कि वो स्टेट के लिए या फेडरेशन के लिए या पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए कौन से लॉज बनाने, कौन से एमएस दिए जा रहे हैं फॉर दी एजुकेशन, फॉर दी एम्प्लॉयमेंट, फॉर द इकोनॉमी। लेकिन कभी भी लेजिस्लेशन पब्लिक के लिए नहीं होती, पर्सनल गेन के लिए होती है। नो प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्या आता है? क्या पाकिस्तान को डैम की, क्या डैम की जरूरत नहीं है? पाकिस्तान को डैम की जरूरत नहीं है क्या? कालाबाग डैम पे क्या बात होती है? नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी बात। और साकिब नसाब साहब आ गए थे, 10-10 रुपए लिए थे डैम फंड के लिए, पता नहीं कहाँ चले गए 10 रुपए। 10 रुपए दिए थे ना आप लोगों ने डैम फंड में। 10 रुपए लिए थे ना, दिए थे आप लोगों ने 10 रुपए, साकिब नसाब साहब ने दिए थे, लिए थे हमसे डैम फंड, पता नहीं कहाँ चले गए थे जी। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है फॉर गुड गवर्नेंस कंसेंसस ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इज नीडेड। कंसेंसस चाहिए होता है। But the political parties in Pakistan do not hold dialogue. Is a result bad governance is prevalent. पाकिस्तान में जब कंसेंसस ही नहीं होगा तो मुझे ये बताओ गुड गवर्नेंस कहाँ से होगी? गुड गवर्नेंस कहाँ से होगी? गुड गवर्नेंस तो नहीं होगी ना। इसी तरह से स्टीफन कोहेन कहते हैं यू कैन नॉट गेट योर इकोनॉमी राइट इफ यू डू नॉट गेट योर पॉलिटिक्स राइट। आप अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते जब तक आपकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली क्या है? पॉलिटिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये आपका था इससे, ये आपका था इससे, ये वाला, ये वाला इससे। समझ आया पॉलिटिकल पोलराइजेशन? हम्म, समझ आया? जल्दी से बताओ। ओके, क्लियर है ना? हाँ जी। इसी तरह से आपका एक सेशन पूरा कंप्लीट चलेगा। ठीक है, लास्ट फ्री क्लास थी। जितना मैं आसान सा पढ़ाता हूँ पेपर उतना ही डिफिकल्ट लेता हूँ मैं। तो जिन स्टूडेंट ने रजिस्टर करना हो तो वो मैम सादिया से कांटेक्ट कर ले कि आज आपकी लास्ट फ्री क्लास थी। ये पूरा सेशन इसी चलेगा। तो कल हमने करना है 26 अमेंडमेंट। 26 अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट करना है हमने। एंड उसके बाद बांग्लादेश क्राइसिस,
जो परसों क्लास होगी वो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसके साथ ही बांग्लादेश क्राइसिस के साथ। तो नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी 2 क्लासेस उसमें ये टॉपिक होंगे।